इस क्लास आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। So the first thing that I would like to explain or will talk about organization. So I have not written any definition here. What do I think about organization, or what does any writer or practitioner think about organization? ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन में जैसा लास्ट टाइम आप लोगों ने बताया या हर समय एक बताते हैं कि ग्रुप ऑफ पीपल है ना, कलेक्शन ऑफ पीपल है, दे हैव कॉमन गोल, कॉमन गोल्स, फिर थोड़ी स्ट्रक्चर्ड है, मतलब जो इनकी स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो ग्रुप है वो स्ट्रक्चर्ड है, और इसमें एक जो और इसमें वो है कि एक हायरार्की होगी, एंड टास्क अलॉटमेंट भी होगा, मतलब और दे वर्क फॉर कॉमन गोल, तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए देयर विल बी डिफरेंट पीपल एंड देयर विल बी हायरार्की एंड देयर इज अ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मैकेनिज्म। ठीक है, ये सब हम जितना ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तुम पढ़ते जाओगे, वैसे वैसे you will be include more terms in the definition of organization. So for layman it is like just group of collection of people who are working for common goal, and as जैसे जैसे as मतलब gradually when you read more and work for the organization and start dealing with organizational development interventions tools or other practices, you will start bringing other important words into the same definition of organization. So till now, मतलब up till now, what I'll say कि group of people structured होंगे, अब structure में क्या उनकी एक hierarchy होगी और task allotment होगा, work allotment होगा, and there will be information supply chain, इसको नहीं बोलो लेकिन ठीक है, information processing का, information transfer का एक mechanism होगा, and they all will be working for a common goal, और इट कैन बी अ कंटिन्यूअम, मतलब कंटिन्यूअम मतलब कि लगातार चलने वाली, ऐसा नहीं कि गोल कंप्लीट होने के बाद ऑर्गेनाइजेशन को डंप कर देना, तो इट कैन बी कंटिन्यूअम फॉर द केस ऑफ कंपनी एंड गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ सर, सर। सो तुम लोग देखो, ऐसा है कि if you are here for organization development or HR, तो you are as mature as anyone can be. तो तुमको कहीं पे भी लगे कि you want to put something for the discussion or you want to ask something, and or you want to put some more information or put some more insight into this lecture, तो आप बीच में भी इंटरवीन कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट बात आती है कि जब ये ऑर्गेनाइजेशन है तो बेसिकली हुआ क्या कि आप, ये ऑर्गेनाइजेशन बना कैसे, कैसे इवॉल्व हुआ? तो इवॉल्व होता है ऐसे कि जैसे वन पर्सन है जिसने आइडिया इनिशिएट किया, ठीक है, फिर ही टुक सम मोर पर्सन विथ हिम, है ना, टू इम्प्लीमेंट दैट आइडिया, फिर ग्रेजुअली दे हायर सम मोर पर्सन इनटू दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन जो है दैट केप्ट ऑन गेटिंग बिगर, और एक प्रोडक्ट से प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन हुआ या सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन हुआ, एंड दे स्टार्टेड bringing people from more and more discipline and more domains, और layers भी उस पर डिफाइन होते चले गए। तो दिस इज हाउ an organization evolved. अब होता क्या है कि जब ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्व हो जाती है तो when the person or the people who are responsible for the entire organizational working or goals, they start getting trouble or challenges in terms of managing all those people to keep them in sync with the organizational goals. तो यहाँ पे जब जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है या एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, तो दोनों जगह पे अलग अलग लेवल का चैलेंज है। So when you'll have a much bigger organization, like 2000 people, 3000 people, तो वहाँ के challenges, वहाँ के issues अलग होंगे, छोटे ऑर्गेनाइजेशन के issues अलग होंगे, growing ऑर्गेनाइजेशन के issues अलग होंगे, और mature ऑर्गेनाइजेशन के भी issues अलग होंगे। So in fact the problem ये भी है कि even for the mature organization क्यों issues हैं, क्योंकि उन्होंने तो बहुत सालों में practice करके they have created this much of bigger organization, because the external environment is very dynamic, or the nature of challenges they face is also changing, है ना। तो ये यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि nature of challenges
तो ऐसा नहीं है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन अभी 3000 लोगों की कोई ऑर्गेनाइजेशन है एंड दे हैव बीन सक्सेसफुली एबल टू मेक देमसेल्फ मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन. So that doesn't mean कि उनके पास कोई challenge नहीं आएगा. They still can face numerous other challenges which can come and which can be very new to them. So that's why we call it ki like OD is like other management function. It's still a dynamic in nature, and you will keep on learning or doing new things. And so there's no limitation of knowledge or limitation of practice or limitation of task that is there. So contingency basis पे, situation के basis पे, और जो external environment के changes हैं उनके basis पे you can keep on encountering new problems and challenges. ठीक है. तो अब next हम करते हैं कि what are the issues of challenges. See, so what I could have done here, I could have wrote all those hypothetical issues that textbook suggest. ठीक है. But I left that part here. है, मैंने सोचा कि तुम किताब पढ़ोगे उसमें देख लोगे, बट यहाँ पे और अगर तुमसे पूछते भी हैं इंटरव्यूअर, या फिर अगर तुम उसी इशूज से ज्यादा रिलेट कर पाओगे which you have already seen in organization. So मुझे बताओ, जो भी ODCL एस्पायर करता है या फिर जिसके भी वर्कएक्स हैं या जो आगे चल के एस्पायर करेगा या ODCL में जाना चाहेगा, so if you are working somewhere, what kind of issues that you see in your organization? क्या देखते हो? एक दो बताओ तो. सूरज, tell me what do you see? तुमने पहले भी बताया, tell me क्या तुमने देखा था. So for your point of view कि ट्रेनिंग पे हम ध्यान नहीं देते एम्प्लॉइज के, नहीं? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे we don't, जहां तक मुझे याद है तुम्हारे साथ की डिस्कशन, the organization do not put effort for training and development of employees, and second regional biasness होता था, नहीं? हाँ सर, रीजनल बायस कई कोई भी काफी टाइप्स के बायस होते हैं. मैंने तो रीजनल बायस ज्यादा फेस किया है. तुमने रीजनल, तुम अपना वाला ही बताओ, है ना? because you can only explain those issues जो तुमने encounter किया, जो तुमने फेस किया. ठीक है. you have clearly saw in your organization. इसके अलावा और कोई है जिसने कुछ अलग सा फेस किया हो? HR का जो प्रोएक्टिव रोल था वो नहीं था उधर देखा जाए. चलो ठीक है, मतलब वो HR का जो वो है ना, वो तो HR वाले लोगों का इशू है ना? आई वाज टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशन एज एन होल. क्या प्रॉब्लम तुम्हें दिखी, है ना? इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी रहते थे आपस में. जैसे जो हमारे जो प्रेसिडेंट थे और वाइस प्रेसिडेंट थे ना, उन दोनों का आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता था. मतलब एक बंदा बोलता था कुछ और करने को, तो दूसरा बंदा बोलता था बुला के कुछ और करने को, और उसकी वजह से क्या होता था, तुम्हारा जो वर्क एफिशिएंसी था वो गिरता था. ठीक है, पता ही नहीं चलता है. ये हो गया. मतलब इससे ज्यादा इस पे नहीं बात करेंगे, ठीक है? So let's take other example. अभिजीत, have you seen any problem in your organization? तुम कभी वर्किंग रहे हो? जोएल बताओ. हाँ सर, मैं वर्किंग रहा हूँ. आई हैव 2 years of work experience in an electronics manufacturing company. तो वो कंपनी में ये इशू हो रहा था कि इट वाज ग्रोइंग एट अ रैपिड रेट, बट उसके ऑपरेशन स्केल नहीं हो पा रहे थे उस रेट से. तो जो सिस्टम्स एग्जिस्टिंग थे that weren't able to handle the volume of trade that was happening, जो material movement था वगैरह. तो other than that, just as the earlier points mentioned, internal politics तो हर ये सब वही मैं बोल रहा हूँ कि उसको इग्नोर करके बोलो, क्योंकि वो तुम्हारे यहाँ था, तो that you can speak an interview. यहाँ पे हम नए प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं that you have seen. And see the problem that you have mentioned, या either Suraj, that the problem that you mentioned here, आपको ऐसा मौका मिलेगा कि वहां पे उसको रखने के लिए. तो आप उसको वर्ड्स बना लो उसके लिए, और डोंट हैव टू यूज टेक्निकल वर्ड्स देयर. क्या आप उसको यूज करोगे, बट ट्राई टू मेक इट वेरी डेफिनिट कि कैसे हम उस प्रॉब्लम को पोर्ट्रे करेंगे. ठीक है? सो नेक्स्ट, एनीवन एल्स? कोई और बताओ. निरंजना, तुम बताओ, व्हाट डू यू सी as an organizational problem in your organization or issues? So specifically talking about education, education is a money-making business as of its current situation. So whatever standard, whatever international standard has been set, every educational institute tends to achieve that. Now that is not a wrong mission,
But the problem with that ambition is on ground reality, practically it is not feasible. And it is a time consuming process. So because of that, a lot of loopholes get created. And a lot of the customer also suffers because of it. Customer here being students and parents alike, right? And even if I talk about the institution, the organization where the person works, there are a lot of factors that play into that person's employability also. If you've been trained a particular way to function in a particular manner, that is all that you know. The rest is what your experience teaches you. But with new trends, with modern technology coming in, of course, the aspect remains that you have to develop yourself. No, but the thing is, Kinanja, what you are doing is you are talking about all the issues that educational companies are facing. Yes, sir. In terms of growth or in terms of delivery. Here we are asking about what are the problems that you face or that you see in organizational aspect. Organizational aspect like leadership problem, people's maturity problem या manpower की जो जैसे इसने बताया कि और जो rapid growth था, but the system were not matching up with the growth, है ना? The people's, the capability. या फिर उसने बताया कि internal politics के कारण जैसे अगर दो senior authorities हैं and they used to fight each other, तो entire जो staff होगा they will start being inefficient, है ना? बस इसका पूरी है ये. रीजनल बायसनेस या किसी भी तरह का बायसनेस आपने बताया कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है ना? ये जरूरी नहीं कि सारी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में ना हो ऐसा, है ना? So gender disparity can be one. हाँ, तो कैन बी वन नहीं, what was there in your organization? Gender disparity कितने भी हो सकते हैं. जेंडर डिस्पैरिटी है, did you face, did you see there? Yes sir. हाँ, तो उसको बोलो. And so stagnant growth. And employees growth in organizational capability or organizational revenue. I meant from the employees perspective only, sir. हाँ, तो employees perspective के बोलने दो ये. हाँ, stagnant growth for the employees. Yes sir. ये लिखो, ऐसे पूरा बोलो. Yes sir. सर मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन था उधर एक और ये इशू था लेबर का. क्या होता था सर, जो लेबर था मेजोरिटी वो नॉर्थ से था, मतलब जैसे यूपी बिहार से था. तो क्या होता था जब फेस्टिवल्स ये सब आते थे ना, जैसे अप्रैल या मार्च के टाइम पे, तो जब फार्मिंग के लिए निकली जाना होता था तो सडनली पूरा लेबर शॉर्टेज हो जाता था. मतलब अगर हमारे पास 100 लोग हैं तो उसमें से हार्डली 10-15 लोग रह जाते थे. तो उसकी वजह से क्या होता था, जो प्रोडक्शन एकदम से गिरता था और हम लोग कस्टमर को ना मतलब ऑन टाइम डिलीवरी नहीं दे पाते थे जो प्रोडक्ट होते थे. तो ये लेबर का भी सो इट्स मोर ऑफ एचआर इश्यूज आल्सो. ठीक है. So I'm trying to differentiate between what are the issues that should be tackled by मतलब in HR perspective and what are the issues that could be tackled as an organizational development practices. ठीक है. सर मैं मेरा तो वर्कएक्स रहा नहीं, बट मैंने एक चीज देखी है. अगर वो मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब बहुत सारी बड़ी कंपनीज में मैंने जिन कंपनीज को देखा है वहाँ पे एम्प्लॉयज और जो ऊपर के जो सीनियर्स होते हैं ना उनके बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है. मतलब एक जो डिस्टेंस होता है ना, हाँ मतलब डिस्टेंस होता है ना, ओपिनियन देना हो या ओपिनियन लेना हो, वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है. तो उसको ब्यूरोक्रेसी मतलब ब्यूरोक्रेटिक हार्ड ब्यूरोक्रेटिक बोलेंगे. अच्छा. क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जो लेयर्स के बीच में ना बहुत गैप होता है. हाँ. सर उसको फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं क्या? नहीं, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बोलेंगे जब आप इंफॉर्मेशन पास करने का तरीका इतना इमेच्योर है कि वो बहुत लेट हो जाता है या डिस्क्रीट मतलब वो खराब इंफॉर्मेशन पहुंचता है. मतलब खराब नहीं बोलूं, स्ट्रक्चर नहीं है कम्युनिकेशन. हाँ, इंफॉर्मेशन का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, वो कुछ और इंफॉर्मेशन, वो सब फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है. ठीक है. अच्छा चलो मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की बताता हूँ जहाँ पे मैं कभी काम करता था. सो देयर वाज अ कंप्लीट सिलो. क्या होता है कि मतलब गैप मतलब होता है कि एक तरह से इसमें ऐसे तो हम कभी कभी पर्सनल लेवल पे सिलो हम बोलते हैं तो वो कम्युनिकेशन गैप है. एंड इसको ऐसे बोलेंगे डिफरेंसेस ड्यू टू कम्युनिकेशन गैप. मतलब लोग एक दूसरे को हेट करने लगे जस्ट बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन गैप. सो दो पार्ट ऑर्गेनाइजेशन के 3 ब्रांचेस थे. ठीक है. and just because they were not communicating well, so they started behaving themselves as competitors.
ठीक है, and when they are they become competitor to each other. Basically they have forgot what was the organizational goal was there for all of them. तो ये इनके पीछे इनके सारे एफर्ट और इनकी सारी एफिशिएंसी, इनकी सारी इफेक्टिवनेस जो है, that was to beat the other two, है ना। तो इस तरह से एक सिलो डेवलप हो गया था। सर ये सेम मेरे ऑर्गेनाइजेशन में भी सेम यही था। एक हमारा हेड ऑफिस था। सिलो इज बड़ा जनरलाइज्ड यूनिवर्सल काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन सेम था सर। एक हेड ऑफिस था और एक हमारा जो नया प्लांट था, जिसका मतलब एक प्लांट था दूसरा, तो उसमें और आपस में कंपटीशन टाइप हो जाता था, कौन ज्यादा बिजनेस लेके आएगा, कौन ज्यादा वो करेगा। और फिर उसकी वजह से क्या होता था कि कभी कभी हमारे पास जो टेस्टिंग मशीन ये सब है और उनको आना होता तो लोग कोऑपरेट नहीं करते थे उनके साथ में, उनको आउटसाइडर जैसा मतलब उनको महसूस कराते थे ऐसा। जैसे ऐसे ही हम जाते थे तो हमको भी वैसे महसूस किया जाता। चलो वो दैट आई गॉट इट, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट इशू था कि उन लोगों ने क्या किया था कि जो भी प्रोफाइल्स थे, व्हाटसएवर प्रोफाइल वाज देयर, उसकी एक की रिक्वायरमेंट थी फॉर हायरिंग एन एम्प्लॉय। उसमें जैसे मान लो कि उस पर्सन को 1 2 3 4 अगर 6 स्किल्स आने चाहिए थे, तो द एचआर पीपल हु वर रिस्पांसिबल टू हायर पीपल, दे वर नॉट हायरिंग एलिजिबल कैंडिडेट जस्ट टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सैलरी कम देने के चक्कर में वो ह्यूमन रिसोर्स को उतने कैपेबल वो हायर नहीं करते थे। और जो कैपेबिलिटी की कमी थी, दैट बेसिकली वाज रिफ्लेक्टेड अपॉन द टास्क दैट दे वर डूइंग, and that flaw was there, and that was reflected on the overall result that we were getting in term of final output. तो वो planning गड़बड़ था। And again, the goal versus employee alignment. So no employees were ever communicated what is the organizational goal and what all should be doing in term of what we are trying to achieve, है ना। तो the management was thinking in some other direction or some other zone. Our employees were like what management is doing we don't know, है ना। तो वो बिल्कुल alignment नहीं था। तो ये 3 प्रॉब्लम थी। ऑल्दो ये सब भी यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि किसी के ऑर्गेनाइजेशन में ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, थोड़ा बहुत सब होगा। बट आपको वहां पे जब इंटरव्यू में पूछेगा तो मोस्ट प्रोमिनेंटली दैट यू फेस एंड दैट यू सी, है ना, which is very important for your organization, वो आपको बताना है, ठीक है। So on basically try to keep मतलब mostly on the organizational issue only, organizational मतलब people related issues only, ठीक है। तो वो आपका issues of organization है। And now see, आप बोलोगे कि यही काम तो HR भी करते हैं। Of course, even if you go for HR, you will be dealing with similar kind of problems and you will be trying to resolve these issues by learning or by implementing new and new techniques. But see, what difference between HR and OD is, like the OD people or the person who is responsible for organizational development, they create a process which basically can solve and or develop the organization over these problems. And HR will be the people who after that solution, they will start practicing that solution, ठीक है। तो हम ऑर्गेनाइजेशन में एचआर पीपल को एक नॉर्मल जो एचआर का जो मैन पावर है, जो एचआर के लोग हैं, उनको उन सारी प्रैक्टिसेस को आइटरेट कराने के लिए, उसको रिपीट कराने के लिए, रन कराने के लिए रखते हैं। एंड द प्रैक्टिसेस दैट दे आर रनिंग विल बी मतलब that will be either मतलब of course HR people can also make it, the senior HR people, they will be acting as an organizational development manager, and sometimes the other consultant, the other people who will be acting as organizational development manager, they will be creating that processes or system HR function. तो हम ऐसा कोई बहुत हार्श डिफरेंस हम नहीं देना चाहते HR और OD में, because HR people can also create or come with the solution. So basically, the only thing that I will say is OD people establishes the process of HR, and once the process gets established or once the intervention is being done, has been done, once the functionality has been defined, so HR can now practice that. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही मेरी बात? हाँ सर। तो बेसिकली समझो, ऐसे समझो, जैसे मान लो कि अब यही इशू है, जैसे मान लो कि ये इशू है कि मैन पावर कैपेबल नहीं है। सो व्हाट ओडी पीपल विल डू, और ओडी भी नहीं, जैसे इवन जो एचआर का हेड है, आई एम नाउ द एवरीबॉडी रिकॉग्नाइज दैट प्रॉब्लम कि भाई ये तो दिक्कत है, हमारे मैन पावर एलिजिबल नहीं
हम हायर कर पा रहे हैं, या हमारी एक्सपेक्टेशन या उस जॉब या उस पर्टिकुलर प्रोफाइल की जो भी की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करता हुआ हमारा एम्प्लॉय नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मतलब एज एन, don't call yourself as an OD manager or don't call yourself an HR manager, just see yourself as a person who has been asked to solve this problem. तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हम अभी करंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखेंगे, है कि नहीं, बोलो। हाँ, current recruitment process में we will try to see कि who is the person and what is the activity he does for recruiting the resume, और मतलब shortlisting the resume, है ना, वो कैसे मैच करता है प्रोफाइल के हिसाब से, और हाउ डज ही मेक एन आइडिया कि कौन सा रिज्यूमे हमें शॉर्टलिस्ट करना है। देन हु विल बी द पर्सन हु इज टेकिंग इंटरव्यू, है ना, एचआर इंटरव्यू या टेक्निकल इंटरव्यू कौन लेता है, एंड हाउ डज दिस पर्सन गॉट पास थ्रू ऑल दीज स्टेजेस विदाउट चेकिंग और विदाउट being ticked over all the skills that is required. So OD people can create a new recruitment or selection methodology. OD people can also improve some suggestion or technological intervention or some authority building वाला बात भी यहाँ हो सकता है कि one person will make responsible or accountable for the manpower hiring, and they can also create a process कि how that one person will keep check over all the stages. तो कोई भी solution आप create करते हो, that depends upon organization to organization. That's how we are creating a solution, and once the solution is being created, the HR function is to repeat that process. ठीक है, तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं इंटरवेंशंस। तो जब ओडी वाला जो वर्क है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का जो वर्क है, ओडी का वर्क, उसको दो तरीके का बोलते हैं। एक डेवलपमेंटल मतलब क्या हुआ कि आप एक स्टेज से ऊपर बढ़ना चाहते हो, मतलब व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, यू वांट टू इंप्रूव योरसेल्फ टू अ सर्टेन लेवल। जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन का टोटल हेल्थ, ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ आपको इस लेवल पे है, एंड यू वांट टू मेक इट अप टू दिस लेवल, आप थोड़ा और अच्छा करना चाहते हो, तो ये डेवलपमेंटल वर्क है दैट यू आर सीइंग और ट्राइंग टू फेच दैट चेंज। तो ये आपका डेवलपमेंटल वर्क है। एक होता है इंटरवेंशनल वर्क, इंटरवेंशन में बेसिकली क्या हुआ कि हाउ डू वी करेक्ट द issues that is eating out the organizational health or that is making our organization weak। तो उस केस में हम इंटरवेंशन करते हैं। तो ऑफकोर्स इंटरवेंशन करके जब आप इश्यूज को रिमूव कर दोगे तो ऑर्गेनाइजेशन का भी डेवलपमेंट तब भी होगा। तो इसीलिए दीज टू वर्ड्स आर बेसिकली इंटरचेंजेबल इन दैट वे। और जब हम इंटरवेंशन की बात करते हैं, बेसिकली वी आर क्रिएटिंग सम चेंज और यूजिंग सम टूल और मेथोडोलॉजी टू रिजॉल्व एन इश्यूज और to remove or eradicate or mitigate an issue or challenge that organization is facing। और जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो we try to work in a way so that we can grow for the organizational need। जैसे अभी इसके पहले जोएल ने मुझे बताया कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन रैपिड ग्रो कर रही थी, बट उस हिसाब से उनके ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम ग्रो नहीं हो पा रहा था, वो पीपल बेस्ड और प्रोसेस बेस्ड दोनों सिस्टम की बात हो रही है। तो अब यहाँ पे जो जरूरी है वो ग्रोथ की जरूरी है, डेवलपमेंटल वर्क की जरूरी है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट करना है। एंड मोस्ट ऑफ द अदर केसेस देयर वी नीड टू हैव, इवन सिलो के केस में भी डेवलपमेंट की वाली बात होती है, और मोस्ट ऑफ द अदर केसेस वी नीड टू इंटरवीन देयर। जैसे अब जेंडर डिस्पैरिटी बताया निरंजना ने, तो वहां पे जो ओडी पीपल है या फिर जो सीनियर एचआर पीपल है हु इज प्रैक्टिसिंग ओडी फॉर द कंपनी, है ना, इवन द सीनियर एचआर इज प्रैक्टिसिंग ओडी फॉर द कंपनी। अब ओडी मैनेजर नाम नहीं रखा हमने, जिसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी हैज नेवर डन एनी ओडी रिलेटेड जॉब। तो जो हायरिंग प्रोसेस बना, जो ऑर्गेनाइजेशनल की कम्युनिकेशन चैनल बनी, जो ऑर्गेनाइजेशन का टीम बना, या जो भी हेरिटेज क्रिएट हुआ, कल्चरल हेरिटेज क्रिएट हुआ, वो ओडी के कारण ही क्रिएट हुआ, भले ही आप उस तरीके से उसको नहीं किए हो। And why do we keep OD separately now? Why do we see OD separately now? Because these things work for the organization। और एक बार एक गलत कल्चर डेवलप हो गया ऑर्गेनाइजेशन में तो उसको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लाइक निरंजना सेड कि जेंडर डिस्पैरिटी इज देयर। नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम। इफ अगर एक कंपनी 3-4 साल चल गई और ये प्रॉब्लम 4-5 साल रह गया, तो छठे साल उसको हटाना बहुत टफ होता है। मतलब यू कैन नॉट जस्ट क्रिएट रूल और रेगुलेशन ऐसा कुछ क्रिएट करके सोचो कि हम डिस्पैरिटी हटा दें, वो नहीं हो पाता। तो और इसीलिए ओडी वाले लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बढ़ जाती है, बिकॉज रेजिस्टेंस टू चेंज
विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इवन ऑर्गेनाइजेशनल रेजिस्टेंस भी है, उसको सरपास करना इज वेरी टफ. So that's why the entire 2 year of course is there to train you, to make you that capable, so that you can create an agenda, to create a plan, create a system, or create a tool to win that resistance. समझ में आया तुम लोगों को बात मेरी? Yes sir. So finding out your मतलब जब कोई भी होता क्या है कि आप अपने कोर्स से जो कैपेबिलिटी आपको मिलनी है और उस कैपेबिलिटी से जो रिजल्ट आप अचीव कर सकते हो, इसको मैच कराना बहुत जरूरी है. एंड जितना बड़ा कैपेबिलिटी तुम एक्सपेक्ट करोगे और जितने बड़े रिजल्ट्स उसके बाद एक्सपेक्ट करोगे, उतने तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे. ऐसा नहीं है कि मैं सिलेक्शन के बेस पे ही बात कर रहा हूँ, वो ज्यादा बेटर होगा फॉर योर लाइफ ऑल्सो, है ना. क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि जो पीजी कोर्सेज होते हैं, दे आर नॉट मीन टू ट्रेन यू फॉर अ जॉब ओनली, दे आर मीन टू ट्रेन यू फॉर बीइंग अ लीडर. क्योंकि ये वोकेशनल कोर्स नहीं है, ये तुम्हारा प्रोफेशनल कोर्स भी एक तरह से वो वाले प्रोफेशनल कोर्स की तरह नहीं है जो इंजीनियरिंग और वो है. हियर यू आर गिवन अ चांस टू बी व्हाटएवर यू वांट टू बी. अब आप अगर कम सोच के जाओगे तो कम ही चीजें सीखोगे, कम ही चीजों पे ध्यान दोगे. सो थिंक बिग अबाउट, यू कैन चेंज, यू कैन ब्रिंग चेंज, और यू कैन मैनिपुलेट तो नहीं बोलोगे वो, चलो मेरे टर्मिनोलॉजी में हम कभी कभी बोल देते हैं. यू कैन चेंज द ऑर्गेनाइजेशन एज पर योर नीड. और वो बोलना आसान है, बट उसको अचीव करना इज वेरी टफ. एंड दैट्स व्हाई ओडी, द एंटायर प्रैक्टिस ऑफ ओडी इज देयर. अब ये बात आता है कि चलो ठीक है, वो तो तुमने इश्यूज देखे. कभी कभी जो फंक्शनल चेंजेस हैं या ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस हैं, वो भी कई बार मेजर ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चर को या चेंज को या फिर ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन को के नीड को वो करता है, नहीं, नीड को वो एराइज करता है. सो कैसे होता है, मतलब कब कब ऐसे सिचुएशंस आते हैं? तो जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन वाइड कोई टेक्नोलॉजी एडेप्टेशन कराना चाहते हो, तब एक बहुत बड़ा चेंज है. फॉर दिस चेंज पीपल नीड टू बी ट्रेन्ड. तो उस समय ओडी वाले लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है टू ब्रिंग दिस चेंज. जब भी ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन होता है, ईआरपी इज लाइक, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर इम्प्रूविंग सिलो अमंग ऑर्गेनाइजेशन. ईआरपी क्या होता है कि जैसे एक सेंट्रल डेटाबेस है और उसके थ्रू सारे लोग कनेक्टेड होते हैं. एचआर हो गया, हाँ, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग बोलते हैं, बट बेसिकली ये मोर ऑफ डेटाबेस है और फंक्शनल डेटाबेस है, जिसमें हम पहले क्या होता था कि एचआर वाले लोग और फाइनेंस वाले लोग और सब लोग अपना अलग अलग डेटा रखते थे, तो उसको हम बोलते थे लेगेसी सिस्टम. उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि एचआर वाले ने किसी आदमी का नाम रखा उसके ईयर के नाम से, मतलब जैसे मान लो कोई 5वां एम्प्लॉई है 2020 का, तो और फाइनेंस डिपार्टमेंट है, तो 5F20 मैंने इसका कोड डाल दिया एचआर वालों ने, और फाइनेंस वाले ने इसी का कोड डाल दिया क्योंकि वो देखता है ऑडिट का काम, और ऑडिट में वो चौथा एम्प्लॉई है, तो ऑडिट 04 है ना, ऐसे डाल दिया. अब द सेम पर्सन हैज टू नेम फॉर 2 डिफरेंट सॉफ्टवेयर. तो जब ये लोग कम्युनिकेट करेंगे तो इस आदमी को ये ऐसे बोलेगा, ये ऐसे बोलेगा. तो ये प्रॉब्लम हुआ करती थी पहले के लेगेसी सिस्टम में, कि अगर सॉफ्टवेयर रखते भी थे फॉर डिफरेंट थिंग, तो वो क्लब नहीं हो पाता था, वो इंटीग्रेट नहीं हो पाता था. सो देन पीपल रियलाइज्ड कि क्यों ना हम सेंट्रल डेटाबेस रखें एंड लेट द एवरी डिपार्टमेंट हैव अ सॉफ्टवेयर पार्ट ऑफ देयर ओन, मतलब जो भी एप्लीकेशन पार्ट है, बट कीप द डेटा टुगेदर. तो ये सेंट्रल डेटाबेस, इसी को हम ईआरपी बोलते हैं. द मेजर कंपनी व्हिच प्रोवाइड्स दिस ईआरपी इज एसएपी. तो कई बार एसएपी और ईआरपी लोग एक जैसा बोल देते हैं कि दोनों एक चीज है, बस ऐसा है नहीं. एसएपी इज द कंपनी एंड ईआरपी इज द प्रोडक्ट. ठीक है. तो ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन होता है तब पूरे ऑर्गेनाइजेशन में उथल पुथल मच जाती है. एवरीबडी नीड्स टू बी ट्रेन्ड फॉर द ईआरपी, और फिर उसको अलाइन करना पड़ता है सबको. एक टीम, मतलब मैच्योरिटी से टीम बनानी पड़ती है, और they all will be in sync through this database. तो उसके लिए वो पूरा एक सिस्टम बनाना पड़ता है. तो मैंने तुम कभी पहले भी बताया था कि जब ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन होता है तो पहले ये होता था कि 65 प्लस और इससे ज्यादा टाइम ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन फेल हो जाता था, और रिसेंट टाइम्स में इट इज लाइक काइंड ऑफ मैंडेटरी फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्लीमेंट ईआरपी और कीप ईआरपी विद देयर डिपार्टमेंट. तो जब इतने बार फेल होता था तो इसका यही रीजन था, बिकॉज
OD intervention was not good. OD practices for that organization was not very good. They could not brought people out of that legacy system और उस change को उस resistance को win नहीं कर पाए. तो इसके साथ अब क्या होता है कि जब भी ERP implement होता है किसी organization में, तो ERP की company also demands an OD की company, OD consulting company, कि वो उस change को, उस transformation को स्मूथ कर पाए. जब भी मर्जर और एक्विजिशंस होते हैं कंपनी में, तब एक बड़ा नीड होता है ये ओडी पीपल या एचआर के इस रोल को, मतलब ओडी इज द वन ऑफ द रोल ऑफ एचआर, ऐसे तुम समझो. तो इस रोल की जरूरत तब पड़ती है बिकॉज जब मर्जर होता है तो व्हेन दे टू कंपनी मर्ज टुगेदर, तो दोनों कंपनी के अलग अलग एचआर अपने कल्चर्स होते हैं, उनकी पॉलिसीज होती हैं, उनका वर्किंग मेथोडोलॉजी होता है, हर चीज उनका डिफरेंट होता है. दीज आर लाइक टू डिफरेंट सोसाइटी. तो जब उनको आप एक ही गोल के लिए जब मर्ज करना चाहते हो, तो इट टेक्स अ बिग डील कि उनको आप अलाइन करके एक बना पाओ. ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन, ग्लोबल एक्सपेंशन जब भी होगा, जैसे मान लो यू आर वर्किंग इन इंडिया, नाउ यू आर ट्राइंग टू एक्सपेंड योर कंपनी इन यूएस और ब्राजील और डिफरेंट अदर कंपनी, तो ऑल दिस टीम मेंबर्स विल स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, दे विल हैव टू वर्क एज अ टीम. तो उस टाइम पे भी जो प्रॉब्लम आती हैं उसको भी आपको, ये भी एक बहुत बड़ा चेंज है, और you need to win that change, you need to be मतलब उस बैरियर को, जो रेजिस्टेंस बैरियर है, whatever the challenges that we face while making the two different kind of people together, तो वो चैलेंज आपको यहाँ पे मिलेगा. और ये सडन एक्सपेंशन प्लान विच इज वेरी मच मैच्ड विद द जोएल्स प्रॉब्लम, कि जब आजकल की कंपनी को क्या है कि अचानक से इन्वेस्टमेंट मिल जाती है, या ऑल ऑफ सडन दे कैन गेट बिग लोन. पहले तो बहुत प्रॉब्लम होती थी कंपनी को लोन लेने में. आजकल क्या है कि एक छोटी कंपनी भी है, उसको ऑल ऑफ सडन दे गेट अ वेरी बिग लोन और वेरी बिग इन्वेस्टमेंट, एंड सो दैट दे कैन स्केल अप देयर प्रैक्टिसेस. अब वो स्केल करने में क्या होता है कि मान लो कि 20 लोगों का ऑर्गेनाइजेशन है और ऑल ऑफ सडन दे आर रिक्वायर्ड टू हायर 200 पीपल इन देयर टीम. सो अब 20 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन 220 लोगों की हो गई. और जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, दे आर वेरी मच, मतलब दे आर एक्सपर्ट और दे कैन बी वेरी गुड इन प्रोडक्ट और सर्विस और टेक्नोलॉजी, जो भी वो काम कर रहे हैं. बट ऑल ऑफ सडन देयर इल एक्सपर्टाइज बोल लो, या फिर उनको इनएफिशिएंसी बोल लो, या फिर उनको इमेच्योरिटी बोल लो टू डील विद दिस बिग ऑर्गेनाइजेशन, वो फिर क्या होता है कि वो इफेक्टिव हो ही नहीं पाता. एंड इनफैक्ट तुम देखे होगे कि अभी कई सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है पिछले 10 सालों में आफ्टर इन्वेस्टमेंट, आफ्टर बिग इन्वेस्टमेंट, दे गॉट फेल्ड. तो उसका वन ऑफ द रीजन हम कई सारे में ये भी रहा है कि द प्रमोटर which was very young at the time of when they started, और आपने उसको दे दिया कि भाई इतना पैसा लो, अपना टीम बढ़ाओ. So he did everything good, but he could not manage the organizational perspective of his organization. ठीक है, वो गोल नहीं क्रिएट कर पाया, कॉमन गोल, and he was not able to sync every people for this one goal. तो ये प्रॉब्लम होता है. तो ये सडन एक्सपेंशन प्लान ये आजकल बहुत देखने को मिलता है. बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, तो इसी वजह से हमको लगता है कि आफ्टर इन्वेस्टमेंट, आफ्टर टेकिंग इन्वेस्टमेंट, दे गॉट फेल्ड बिकॉज ऑफ दे कुड नॉट कीप द ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिस इन लाइन विद देयर ऑर्गेनाइजेशनल गोल. ये बात समझ में आई? हाँ सर. ठीक है. फिर ये हमने बता दिया डेवलपमेंट और इंटरवेंशन क्या होता है. मतलब समटाइम्स व्हाट वी डू, वी डेवलप द ऑर्गेनाइजेशन to go from level A to level B or जो भी, and sometimes we need to even improve the organization or pick out the issues और उसको deal करना पड़ता है, उसको intervene करना पड़ता है to remove that. So it's more like organizational health है, वो जहाँ पे आपको दिखता है कि it can create trouble or problem in organizational goal, achieving organizational goal or objectives, तो आप उस पे intervene करते हो. ठीक है. Diversity and inclusion, this is one of the important thing that we these days we face, because लोगों के type and the different background के लोग जब आ जाते हैं एक organization में, तो एक diversity create हो जाती है. अब होता क्या है कि उस diversity को manage करना is very tough, because जैसे मान लो कि अगर similar kind of society से similar kind of mindset के लोग आते हैं, तो आप एक तरह की policy बनाते हैं और everybody can like that policy. So when we create an organization and we allow other मतलब race और region और locality के भी लोग आप जब आने लगते हैं, तो वो एक diversity का situation आता है, and we try to find or extract the advantage out of diversity, but many of the time disadvantages ज़्यादा आपको वो कर देती हैं,
डिसएडवांटेज ज्यादा मिल जाता है हमें। तो ये डाइवर्सिटी के एडवांटेज को लेना और डिसएडवांटेज को हटाना इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। तो ये ओडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ओडी कहने मतलब इट्स नॉट जस्ट ओडी, हूसोएवर इज हैंडलिंग दिस इशूज, ठीक है, चाहे वो एचआर का सीनियर रोल हो या फिर ओडी हो। ऐसा नहीं है कि आप ओडी पढ़ के जाओगे तो कंपनी में आपका नाम ओडी मैनेजर रखा जाएगा। सो few of my students who got passed from this program, they are not called and she is not called वो OD manager, so like senior HR, है ना। तो वो HR का वो टीम भी OD प्रैक्टिस कर सकता है जिसके पास ये अथॉरिटी हो। और इसी के साथ इंक्लूजन वाली भी बात आती है, टू इंक्लूड दो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जिसको बेसिकली मेन स्ट्रीम सेक्शन जो है जिसको अवॉइड करता है। तो उस तरह के भी कई केसेस आते हैं, तो उसको इंक्लूसिव ये मैन पावर कल्चर को डेवलप करना इज वेरी टफ जॉब एंड दैट यू नीड टू डू और दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि जैसे अब ठीक है, अब करोगे कैसे, मतलब हाउ डू यू अचीव ऑल दोस थिंग्स। जैसे मैंने बताया कि जैसे ERP इज वन ऑफ द वे बाय विच वी रिमूव सिलो, एंड अगेन व्हाइल इंप्लीमेंटिंग ERP वी अगेन फेस द ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम ओनली। एक ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम को हटाने के लिए हमने एक टूल निकाला और उस टूल्स में एक फिर दूसरे चैलेंज है। तो लेकिन टूल तो है ना, मतलब you can use ICT, you can use other different technological advantage for your organizational development practice। अब बहुत छोटे छोटे प्रैक्टिस भी ऐसे हैं जो तुम्हें बड़ा अमेजिंग लगेगा, बट पीपल मतलब कंपनीज डू दैट। जैसे एक बहुत बड़ी कंपनी जो है दे स्टार्टेड हैविंग अ इंटरनल चैट फोरम, जैसे याहू चैट ग्रुप होता था ना पहले, तो उस तरह से उन्होंने चैट फोरम स्टार्ट कर दिया था। सो दैट द ओनली ये एडवांटेज दैट दे वर ट्राइंग टू गेट वाज कि वहां के एम्प्लॉय आपस में एंगेज हो सके, दे कैन मैरी देम, मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ओनली। कि ऐसा बहुत होता है कि जब अगर आपका कोई हस्बैंड वाइफ अगर एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो उसके एट्रिशन का जो वो है रेट है वो बहुत कम हो जाता है, जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। तो जैसे बेसिकली जितने भी यंग टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लार्जर पार्ट ऑफ देयर एम्प्लॉइज आर वेरी यंग, जैसे IT वगैरह की कंपनी में, तो वहां पे एट्रिशन रेट बहुत हाई होता है ना। बिकॉज मतलब अगर आप 10% 12% एट्रिशन रेट है तो इट्स अ बिग लॉस फॉर कंपनी, बिकॉज जब भी कोई एक नया एम्प्लॉय आता है ही टेक्स टाइम टू गेट ट्रेन्ड अबाउट द टेक्नोलॉजी और द वर्क दैट द कंपनी इज डूइंग, और फिर वो कल्चर में सूट कर ये सेटल होने में भी टाइम लगाता है। सो हायरिंग एंड फायरिंग कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि एट्रिशन रेट कम करे, तो उन्होंने एक उसका सोल्यूशन निकाला व्हिच वाज अ काइंड ऑफ OD इंटरवेंशन कि दे मस्ट हैव डन द रिसर्च बिफोर डूइंग इट, कि जो लोग मैरिड हैं, दोज हु आर वर्किंग इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन और सेम प्लेस लोकेलिटी में सेटल्ड हैं, तो उनके लिए शिफ्ट करना, उनके लिए एक आदमी का शिफ्ट करना है ना, वन ऑफ द वो हस्बैंड और वाइफ किसी एक का शिफ्ट करना बहुत टफ हो जाता है। तो लेट्स मेक अ ग्रुप सो दैट मोस्ट ऑफ द पीपल कैन गेट मैरिड हियर ओनली, है ना। और उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन में तो ये भी था कि इफ यू आर वर्किंग विद, मतलब यू आर मैरिंग सम अदर ये ऑर्गेनाइजेशन में, तो सेम सैलरी पे यू कैन एक्सपेक्ट अ ट्रांसफर हियर आल्सो इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह के कई, मतलब आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द एग्जांपल। जैसे एक एग्जांपल तुम्हें और बताता हूँ कि जैसे आप कंसल्टेंट हायर करते हो, आजकल बहुत सारी कंपनी कंसल्टेंट हायर करती है, जिसमें आप देखोगे कि जैसे यंग बच्चे हैं जो MBA करते हैं, इवन यू कैन बी ए कंसल्टेंट, HR कंसल्टेंट सब। तो जब आप कंसल्टेंट बनते हो तो यू विल बी डीलिंग विद पीपल हु आर वेरी मैच्योर, है ना। उस ऑर्गेनाइजेशन में जाकर आपको कंसल्टिंग देने के लिए बोली जाएगी जहाँ पे 90% एम्प्लॉय जो है वो आपसे बड़े होंगे। तो द काइंड ऑफ मैन पावर दैट द कंसल्टिंग कंपनी शुड हैव, और उसकी जो रिक्रूटमेंट होनी चाहिए वो अलग तरीके से होनी चाहिए, जो सिर्फ नॉलेज पे या सिर्फ उसके ग्रेड कैपेबिलिटीज पे डिटरमाइन नहीं होना चाहिए। So how to hire those people so that that person can influence and that can keep the entire company in his, not in his toe or not in his under the वो magic influence, but लोग उसकी बात सुने। तो ऐसे कई सारे इश्यूज होते हैं छोटे छोटे। when you will start working there you will find कि हमें अपने हायरिंग स्ट्रेटजी में ये चेंज करना पड़ेगा so that we can get people from this kind of attitude। तो वो सब छोटी छोटी इंटरवेंशंस के लिए आपको टेक्नोलॉजी भी यूज करना पड़ेगा और अदर इनोवेशन भी यूज करने पड़ेंगे। स्पेशली ICT का तो बहुत यूज होता है फॉर द OD प्रैक्टिसेस। तो ये आपको याद रखना है कि आप यू विल नॉट बी एट
लेवल की आप महात्मा गांधी की तरह लीड करोगे. You will have to use technology, you will have to use methods, you will have to use different tools to achieve your goals. इसके बाद है कि जैसे चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन को मैनेज करना है. मैंने कुछ टाइप ऑफ चेंज पहले भी बताया था. तो बेसिकली लोग क्या सोचते हैं, हमेशा चेंज इन टर्म ऑफ पीपल ओरिएंटेड चेंज की बात करते हैं, बट ऐसा नहीं है. प्रोसेस ओरिएंटेड चेंज के टाइम में भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी हो जाता है. तो जैसे मान लो कि एक कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चेंज कर रही है, या फिर एक मैन्युफैक्चरिंग को एक्सपैंड कर रही है, या प्लेस रिलोकेट कर रही है, तो प्रोसेस ओरिएंटेड चेंज है, बट स्टिल द ह्यूमन पार्ट और ह्यूमन इंटरफेस पार्ट इज देयर. तो उस समय भी आपको पूरे चेंज को मैनेज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. और पीपल ओरिएंटेड भी चेंज हो सकता है कि अब आप चाहते हो कि हमारी सारी मैन पावर जो है वो इस तरीके की दिखे. जैसे ऑल ऑफ सडन, लेट्स से व्हाट एग्जांपल आई कैन गिव यू, जो रिसेंटली कभी हुआ है, जिसमें द कंपनीज आउटलुक है ना, जो लोगों का आउटलुक होता है, कपड़े पहनने का ढंग, बात करने का ढंग, everything was changed because the company का प्रोडक्ट टाइप, सर्विस का ओरिएंटेशन चेंज हो गया, उनके सर्विस का एडवर्टीजमेंट चेंज हो गया. तो नाउ दैट वाज पासिव कंपनी से एग्रेसिव कंपनी बन गई. तो आपको लोगों में भी वो चेंज करना पड़ेगा, वरना दैट विल नॉट मैच विद द प्रोडक्ट और सर्विस. तो लोग वैसे ही दिखना चाहिए जैसा आपका प्रोडक्ट है ना. तो इफ यू आर इन अ डिजाइन कंपनी, तो आप देखोगे कि वहाँ ऐसे ही लोगों को हायर किया जाता है, और वी मेक अ कल्चर कि लोग ऐसे दिखे, so that the company can look like a design company. तो similarly जब कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट और सर्विस का एटीट्यूड चेंज करती है, तो उनको लोगों का भी एटीट्यूड उस हिसाब से चेंज करना पड़ता है. तो उस टाइम पे भी वो चेंज मैनेज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगेन यू नीड टू रीड कि व्हाट काइंड ऑफ चैलेंज वी फेस व्हाइल मैनेजिंग अ चैलेंज, और सॉरी मैनेजिंग अ चेंज. सो अब आते हैं हम कि व्हाट इज लीडरशिप, है ना. इस पे पहले भी हम बात कर चुके हैं. I'll say in very brief here कि most of the time what we think is कि जो 10 लोगों को लीड करता है, या फिर एक बॉस जो है, he can act as a leader, he can motivate people, जो मोटिवेट करता है, लोगों से काम कराता है, ऐसा नहीं है. It's not just an example of leader. तो how do I define leader is anyone who can lead and who leads is a leader. अब क्या लीड कर सकता है? तो लीड कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी को ग्रोथ के लिए लीड कर रहा हो, चाहे वो 1 कंपनी एम्प्लॉय हो, 1% एम्प्लॉय कंपनी हो, या फिर 100% या 2000 लोगों के बेस की कंपनी है. अगर आप ग्रोथ के लिए लीड करते हो, चेंज के लिए लीड करते हो, पॉजिटिव चेंज के लिए लीड करते हो, कंटिजेंसीज में मतलब एडवर्स सिचुएशन में भी लीड करते हो. कंटिजेंसी मतलब अचानक के, नॉट एडवर्स. कंटिजेंसी मतलब अचानक कुछ बड़ा चेंज आ गया, वहां पे लीड करते हो. और सर्वाइवल के केस में भी, डिजास्टर के केस में भी, जब आप कंपनी को लीड करते हो कि क्राइसिस के केस में ये सर्वाइव कर सके, तो वो सारे सिचुएशन लीडरशिप बेस्ड सिचुएशन है. दैट्स अ एक्ट ऑफ लीडरशिप दैट यू डू, एंड इफ यू डू दैट यू आर अ लीडर. सो दैट डजंट मीन कि जब लोग इन्वॉल्व है तभी. प्रोसेस की भी ग्रोथ करते हो. जैसे देयर इज अ प्रोसेस, आपने मुझे दिया कि सर ये ऑटोमोबाइल का असेंबली लाइन है, कैन यू चेंज? तो आई कैन लीड दैट प्रोसेस बाय मेकिंग दैट काइंड ऑफ चेंज व्हिच कैन not only improve the process, which can increase the process efficiency or effectiveness. तो जब आप ग्रोथ के उसमें काम करते हो, तो बेसिकली लीडिंग हो गया, एंड द पर्सन हु डज दैट इज लीडर. मैनेजर ऑन द अदर साइड इज लाइक मैनेजरियल टास्क. वो हो गया कि व्हाटसोएवर प्रोसेस कंप्लायंस इज, उसको आप फॉलो करके, यू डोंट लेट द प्रोसेस गो रोग. मतलब आप प्रोसेस खराब नहीं होने देना चाहते, आप प्रोसेस को उसी तरह से रन कराते हो जैसे कि वो बनाया गया है. यू डोंट लेट इट गेट करप्टेड और व्हाटएवर वे. तो मैनेजर और लीडर में यही फर्क होता है. तो मेरा ये मानना है, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यू कैन जस्ट थिंक एनीथिंग ओवर इट, और आप रिजर्वेशन रख सकते हो. मेरा ये मानना है कि एवरी मैनेजर नीड्स टू बी अ लीडर आल्सो. मतलब वो अगर लीडर हो जाता है तो ही कैन ब्रिंग ग्रोथ इन हिज वर्क, सेल्फ के लिए भी और कंपनी के लिए भी. एंड ही कैन आल्सो बी रेजिलिएंट, मतलब ही विल बी मोर ये क्या बोलते हैं उसको, चेंज के लिए जो 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 सर्वाइवल वाली इंस्टिंक्ट है वो ज्यादा रहेगी. मतलब ही कैन बेसिकली डायनामिक और एडवर्स सिचुएशन, हाँ, प्रोएक्टिव रह पाएगा. तो उस मैनेजर में भी लीडरशिप के एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, थॉट प्रोसेस होने चाहिए, और लीडर को तो मैनेजर होना ही होना चाहिए. क्योंकि जस्ट बिकॉज यू थॉट ऑफ थिंकिंग अहेड, दैट डजंट चेंज और डजंट मेक द चेंज. मतलब वो आपको आगे नहीं ले जाएगा, जस्ट बिकॉज द थॉट ऑफ गेटिंग अहेड और लीडिंग.
so once you thought कि मुझे इस तरह का लीड चाहिए, we want this kind of growth in our process, तो वो ग्रोथ को अचीव करने के लिए आपको फिर मैनेजरियल एस्पेक्ट आपको डेवलप करना पड़ेगा कि हाउ डू पुश दैट पीपल और हाउ डू पुश द प्रोसेस और क्या इफिशिएंसी मेजर करेंगे। तो वो पूरा प्रोसेस को फिर आपको मैनेज करना पड़ेगा, उस लीडिंग के प्रोसेस को। तो लीडर को तो मैनेजर होना ही होना है। मैनेजर कभी कभी लीडर ना हो तब भी काम चल जाता है, बट अ मैनेजर शुड बी लीडर आल्सो। दैट्स व्हाई आई वाज टॉकिंग अबाउट कि जब आप एक कंपनी में जाते हो एंड यू बी दैट एचआर हेड और ओडी हेड और व्हाटसोएवर हु इज द पर्सन रिस्पांसिबल फॉर द एम्प्लॉइज एफिशिएंसी, आप जितने भी एम्प्लॉई हैं वो किसी भी स्टेज पे काम कर रहे हैं, यू ट्राई टू पुट सम लीडरशिप कैपेबिलिटी इन हिम सो दैट वो उस पोजीशन को और स्ट्रेंथन कर सके। So whatever position he is working for, whatever task for whatever role he is working, उस जगह को वो स्ट्रेंथ दे सके, उस जगह को मोर रेजिलेंट बना सके, है ना, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन वर्क। मतलब फुल प्रूफ क्या वर्ड बताया तुमने निरंजन, एक बार बताना, मेरे दिमाग में प्रोएक्टिव तो हो ही गया, प्रिवेंटिव प्रोएक्टिव तो हो ही गया। मतलब एक नहीं होता कि रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। किस सेंस में सर, एक बार थोड़ा एक्सप्लेन करें। एंटी फ्रेजाइल टाइप का कोई वर्ड बताओ। इनर्शिया बोल रहे हो क्या सर? नहीं, इनर्शिया तो होता है कि चेंज के लिए कोई भी। एंटी फ्रेजाइल मतलब वल्नरेबल ना रहे वो पोजीशन, वो रोल और वो ऑर्गेनाइजेशन की जो ओवरऑल वल्नरेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। इफ एवरीबॉडी इम्यून तो बॉडी के सेंस में बोलते हैं। चलो ठीक है, वो वर्ड बाद में बता दें। रेजिस्टेंट हो गया और क्या? रेजिस्टेंस टाइप का ही हो गया, सब वेल बिल्ट हो गया, somebody who's solid with वही their सब यूज कर लेना। स्थिर basically। तो बेसिकली क्या है कि हर पोजीशन पे जो बंदा काम कर रहा है, जो एम्प्लॉय काम कर रहा है, इफ यू विल हैव दैट लिटिल ऑफ लीडरशिप कैपेबिलिटी इन इट, सो ही कैन सी द प्रॉब्लम। क्योंकि देखो लीडर का रोल ये भी है क्राइसिस और डिजास्टर सिचुएशन में, तो जब आपको दिखेगा ही नहीं तो हाउ विल मैनेज दैट, वो इंस्टिंक्ट होना चाहिए आपका। तो अगर आप हर पर्सन में वो लीडरशिप इनसाइट थोड़ा देते हो, कैपेबिलिटी थोड़ा डेवलप करने की कोशिश करते हो, एंड हाउ डू यू डू इट, दैट्स योर वो टेक्निक दैट यू कैन डिवाइस योरसेल्फ। बट लीडरशिप जो इस प्रोग्राम का लीडरशिप है, और जो लीडरशिप व्हाट आई वांट यू टू गो फॉर इट इज कि नॉट यू लीडिंग द थिंग। ऑफ कोर्स यू शुड, आप तो बनोगे ही लीडर, आपको बनना ही चाहिए, बट यू शुड बी द पर्सन हु आल्सो क्रिएट्स लीडर, नॉट फॉर, मतलब ऐसा नहीं कि फिर वो ऑर्गेनाइजेशन बना के चलाने लगे, ऐसा टाइप का नहीं। उसको अपने प्रोफाइल से रिलेटेड जो लीडरशिप कैपेबिलिटी चाहिए वो आपको उसको डेवलप करनी है, सो दैट ही कैन थिंक अहेड, ही कैन थिंक इन टर्म ऑफ चेंजेस, गुड चेंजेस, और क्राइसिस सिचुएशन में ही कैन एक्ट एज अ लीडर देयर, है ना। तो कभी होता है, जैसे वो एक ओडी में एक इंटरव्यू में पूछा भी था, दो लड़कों से इनफैक्ट पूछा था कि एट योर ऑर्गेनाइजेशन व्हेन यू आर वर्किंग एज अ व्हाटएवर रोल, जो उसने बताया होगा अपने इंटरव्यू में, उस रोल में आपको कभी ऐसा सिचुएशन फेस करना पड़ा वेयर यू हैड टू लीड। सिंग द क्वेश्चन का डिफरेंस क्या है, मतलब ठीक है वो रोल तो एक काम था जो आप कर रहे थे, बट हैड यू फेस एनी सिचुएशन वेयर यू हैड टू लीड इन दैट सिचुएशन, दैट यू टुक द entire responsibility of that process at that time, है ना, और that was very new kind of thing। तो वो ऐसे इंटरव्यू में क्वेश्चन तुमसे पूछ सकते हैं। तो फॉर जैसे सूरज या जिसको भी एग्जाम, मतलब जो भी इंटरव्यू देना है, सो यू कैन बी आस्क्ड इन अ वे कि आप जिस प्रोफाइल पे थे, हैव यू एवर यूज्ड सम लीडरशिप स्किल, और व्हाट काइंड ऑफ लीडरशिप स्किल दैट यू यूज, और व्हाट काइंड ऑफ लीडरशिप एक्टिविटीज दैट यू डिड एट दैट टाइम। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन होता है। तो इस पे जो भी तुम लोग अपने ओपिनियन रखो, बट ये बिल्कुल सच है जो हम अपनी तरफ से तुम्हें बता रहे हैं, इट इज प्रैक्टिस्ड, रेड, और हर तरह से। So the point is कि leader versus manager जब कभी बात की जाए तो do not let win any of these words. Managerial capability is as important as leadership capability. एक बार को leadership नहीं भी रहेगा तो managerial capability के through the organization can get run, और वो लोगों के life चलती है। But leader को तो manager होना ही है ना। तो once a leader, he will have to be a manager, because just by thinking to lead will not make you a leader. You will have to implement that. और जब implement करने की बात आ गई तो आपको वहां पे मैनेजर बनना पड़ता है। ठीक है, and the second point was कि it's not your leadership which is important, it's about people's leadership which is important at every stage of their career. तो जब भी वो जिस भी पोजीशन पे काम कर रहे हैं, you will have to try to find out कि what are the key leadership attribute he should have, और उस हिसाब से आप उसको ट्रेन करोगे to
increase the strength of your organization. So again दोबारा मैंने एग्जांपल कुछ दे दिया है कि इस चीजों को ध्यान से अगर तुम देखोगे कि लीडिंग वर्सेस मैनेजिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल का क्या मतलब हुआ. So when the process is set, है ना, कि ये इसको ये काम करना है, 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 everybody's process is set. आप केवल एज अ मैनेजर आप ये सिर्फ देखते हो कि ये इसने काम किया कि नहीं, इसने काम किया कि इसने काम किया कि नहीं, और टाइमली काम किया कि नहीं, तो आप मैनेजर है. लीडर दो चीजों में हो सकता है. लीडर को ये भी काम हो सकता है कि पहले तो डिफाइन ही कर ले कि 4 लोग कैसे प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे. एंड लीडर विल आल्सो हैव टू सी कि जैसे चलो ठीक है अब एक बार आपने डिफाइन कर लिया, तो लीडर विल आल्सो थिंक इन अ वे कि ये 4 लोग को हम और कैसे काम करवाएं कि दे कैन बी मोर प्रोडक्टिव और दे कैन बी मतलब मोर यूजफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. तो ये लीडरशिप का काम हुआ, कंस्ट्रक्टिंग द रोल एंड इंप्रूविंग द रोल. मैनेजर का काम हुआ टू लेट द पीपल और टू कीप पीपल वर्किंग फॉर देयर रोल्स. प्रोसेस के केस में अगेन जब यहाँ पे लोग हैं, इसके अलावा अगर प्रोसेस है मतलब मशीन बेस्ड प्रोसेस है, कोई भी प्रोसेस है, अगर प्रोसेस को आप एज इट इज रन कराना चाहते हो इफेक्टिवली इफिशिएंटली, तो आपको मैनेज करना है. और हर बार लीडरशिप करना जरूरी नहीं है. मतलब एक प्रोसेस आपने पिछले कई सालों के लीडरशिप के बाद डेवलप किया एंड दिस इज लाइक अप टू द मार्क प्रोसेस, अभी इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, तो वहां पे मैनेजिंग ही रिक्वायर्ड है. तो मैनेजिंग इज लाइक कि डू नॉट लेट द प्रोसेस गो स्पॉइल, और इसको एरर को हटाना है हमें सो दैट वो कहीं पे डेविएशन ना हो, कंट्रोल में रहे. बट लीडिंग के काम में क्या होता है, either to create this process or to change this process in a way so that it can be more effective, or it can build or it can create some other products or services also, है ना, जो उसका स्केल बढ़ा सके. ठीक है. सिमिलरली इनोवेशन, जब हम इनोवेशन मैनेज करते हैं तो जैसे नई नई चीजें आती हैं लोगों के दिमाग में, उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो मैनेज हो गया. लीड करने का मतलब लेट पुश पीपल टू इनोवेट, है ना, लेट्स initiate the culture of innovation in your organization so that everybody can contribute for the innovation. So similarly for all the things that you have that happen in organization, you can find or devise how to differentiate leading versus managing. ठीक है, बोलो ठीक है कि नहीं? Yes sir. Very good. फिर अब ये आता है कि आपके कोर्स में फ्लो ऑफ लर्निंग क्या होगा. तो like I told you, it's not just the core subject that you will be learning there. आप अगर HR और OD के पर्सपेक्टिव से काम कर रहे हो और कई लोगों के साथ आपको काम करना है, कई तरह की टीम के साथ काम करना है, और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो आपके काम से नहीं अचीव होता, वो लोगों के काम से अचीव होता है और प्रोसेस से अचीव होता है. तो आपको प्रोसेस समझना और लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपके दो एस्पेक्ट की लर्निंग स्टार्ट होगी. बिहेवियरल ट्रेनिंग की, लोगों की बिहेवियर की ट्रेनिंग होगी, साइकोलॉजी की ट्रेनिंग होगी, ऑफ कोर्स उसके बाद मैनेजमेंट फंक्शंस की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए आपकी, so that you can understand कि मार्केटिंग का क्या रोल होता है, फाइनेंस का क्या रोल होता है, HR ऑफ कोर्स HR तो हो ही, HR तो तुम ही पढ़ रहे हो, है ना. OD इज जस्ट लाइक अपग्रेडेड वर्जन ऑफ HR. तो HR तो आप पढ़ ही रहे हो. तो मार्केटिंग है, मैनेजमेंट है, फाइनेंस है, ऑपरेशंस है, रिसर्च है, हर तरह के लोग कैसे काम करते हैं, हाउ दे कोलैबोरेट, हाउ दे वर्क टुगेदर इन अ टीम so that they can contribute at the different part of the organizational process, and that's how the organization gets the smooth functioning और supply chain वो create करता है. तो ये वैल्यू चेन या सप्लाई चेन क्रिएट करता है. तो आपको ये सब पढ़ना है. तो यू विल बी एन MBA, मतलब ऐसा नहीं है कि आप MBA नहीं होगे, है ना. आई विल नॉट कॉल इट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बट ऑफ कोर्स बिजनेस मैनेजमेंट तो आप जरूर पढ़ोगे. एंड देन यू विल फाइंड कि ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से कैसे देखते हैं, हाउ डू वी सी द ऑल द पीपल टुगेदर एज एन ऑर्गेनाइजेशन, और उसका क्या स्ट्रक्चर है, कैसे उसमें डेटा मूव करता है, कैसे इन्फॉर्मेशन मूव करता है, कैसे हायरार्की क्रिएटेड है, कैसे ऑर्डर मूव करता है, who takes the decision, how does it reach to the bottom, है ना, और किस तरह की प्रॉब्लम आती है. तो with the same kind of people we could have achieved higher, we could have achieved greater, but क्यों नहीं कर पा रहे. तो वो सारी बात जो भी हम पिछले 1 घंटे में हम कर रहे थे, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको एक एक करके आपको सीखनी है, और केस स्टडीज के थ्रू और फील्ड इमर्शंस के थ्रू. और फिर और एक चीज और मैं तुम्हें बता दूं कि इंडिया में ये कोर्स अभी बहुत वैल्यू रखता है, बिकॉज the external environment has changed very rapidly in these years, है ना. पहले तो ये चेंज बहुत धीरे होता था, अभी क्या है कि मोबाइल टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, है ना, एंड अवेयरनेस अमंग पीपल ये बहुत राइज किया है. एंड ऑफ कोर्स द लॉजिस्टिक, क्योंकि लोगों के ट्रांसपोर्टेशन के मोड बहुत फास्ट हुए. तो इन चेंजेस की वजह से
है ना, और पीपल के ओपिनियन प्रेफरेंसेस भी चेंज हुए हैं रिसेंट टाइम्स में। इन चेंजेस की वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो जल्दी अडेप्ट नहीं करती है न्यू चेंजेस को, न्यू टेक्नोलॉजी को, न्यू पर्सपेक्टिव को, तो ऑर्गेनाइजेशन विल गो ऑब्सोलीट। वर्ड दे रहा हूँ तुम्हें, है ना, ऑब्सोलीट हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन इफ दे विल नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंज, एक्सटर्नल चेंज। तो ऐसे सिचुएशन में छोटी से बड़ी कंपनी हो सकता है, 5 लोगों की कंपनी है और वो 5,000 की भी कंपनी हो सकती है। एवरी कंपनी नीड्स ओडी इंटरवेंशंस, ठीक है। तो अगर आपको पूछेगा कि हाउ डू यू सी योरसेल्फ इन 5 ईयर, हाउ डू यू सी प्रोस्पेक्ट इन दिस कंपनी, तो आप ये बता सकते हो कि चाहे वो आज की कंपनी, चाहे वो 3 लोगों की है, 3 लोगों की तो ऐसे मतलब 1 से लेके 4, 5, 10 लोगों की कंपनी जो बिल्कुल स्टार्टअप है उसको भी तो और चाहिए, because they are at the stage where they are bringing the culture of in the organization। और यहाँ एक बार फ्लॉ हो जाएगा तो फिर हटता नहीं है जल्दी। आपके 10 में से 4 एम्प्लॉई अगर आलसी होने लगे तो फिर वो आलस वाला कल्चर कभी जाएगा ही नहीं, आपके 40% एम्प्लॉई हमेशा आलसी रहेंगे। तो शुरू में भी जरूरत पड़ता है। एंड अगेन, जैसे आप अभी मैंने बोला कि आप स्केल अप करते हो, या फिर कोई पुरानी कंपनी है, 50 लोगों की कंपनी है, नाउ सडन दे आर फेसिंग द चेंज, अगर वो अपने आप को चेंज नहीं कर पाते तो फाइनली दे विल हैव टू स्टॉप देयर बिजनेस। तो रिसेंट टाइम्स में ओडी का और एचआर के इस फंक्शन का रोल जो है, दैट हैज बीन रोज लॉट, है ना। और आप देखोगे कि लोग भले ही ये प्रमोटर या बिजनेसमैन इस बात को नहीं रियलाइज कर पाते, बट इफ दे कुड हैव स्पेंट सम मनी ओवर दीज कंसल्टेंट्स, ओडी कंसल्टेंट्स, तो आज वो उनकी बिजनेस बंद नहीं होती। और ये जो कोरोना है, ये आपकी जो कंटिजेंसी का फैक्टर है, या कोरोना जैसे डिजास्टर के टाइम में, है ना, लोगों को कम सैलरी पे काम कराना, लोगों को मोटिवेटेड रखना, कई ऐसी चीजें हैं दैट ओडी पीपल कैन डू व्हिच अ प्रमोटर और मैनेजमेंट कैन नॉट डू बाय दीज एक्सपर्टीज। एंड दैट्स व्हाट, इसीलिए आप में वो प्रोफेशनल एस्पेक्ट होगा जो अदर पीपल कैन नॉट हैव। जैसे जो नॉर्मल एमबीए अगर किया, मार्केटिंग पढ़ा, तो ही विल नॉट से कि आई कैन ब्रिंग दैट इंटरवेंशन पार्ट। तो आपको उस तरीके से ट्रेन होना है। सो व्हेन यू विल बी देयर इन द प्रोग्राम, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि आप जब प्रोग्राम में जाओगे तो अपने आप को ऐसा बनाओगे कि दूसरा बंदा ये ना बोले कि हम नहीं पढ़े तुम्हारा प्रोग्राम तब भी हम कर देंगे, है ना। दैट्स अ प्रोफेशनल एस्पेक्ट ऑफ दैट प्रोग्राम। तो जब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि व्हाट आर द प्रोफेशनल एस्पेक्ट ऑफ माय प्रोग्राम, तो उस चीज को समझना है तुम्हें। एंड दैट यू आल्सो नो यू नीड टू बी समवन लाइक दैट कि वो काम आप ही कर पाओ। ऐसा नहीं कि अचल सर स्मार्ट है तो आगे वो भी कर देंगे काम, है ना। वो आप ट्रेंड हो, आपने सीखा है, आपकी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज है, तो वो आप ही कर पाओगे। नो अदर पर्सन विल कम एंड कमेंट टू यू कि भाई हम तो तुमसे अच्छा कर सकते हैं भले अपने ही पढ़े। तो दैट्स द प्रोफेशनल पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम। तो ये सारे फंक्शन समझने के बाद आपको आपको ओडी वाली चीज समझ, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने आपको बताया, बिकॉज दीज डेज ऑर्गेनाइजेशनल नीड टू चेंज अ लॉट, है ना, इन मेनी रिस्पेक्ट। जो मैंने 5 तरीके बताए थे कि 5-6 चेंजेस जो एक्सपेक्ट करते हैं, उसमें मैं ये बताना भूल गया कि जो नॉर्मल चेंज भी रेगुलर आपको करना है, तो आपको हर एक 5 साल में आपको ऑर्गेनाइजेशन इतनी चेंज करनी पड़ सकती है कि वो नई ऑर्गेनाइजेशन लगने लगे। सो जो चेंज है वो बहुत फास्ट रेट में होना चाहिए, ठीक है। अब नाउ लेट्स रीड द कोर्स डिस्क्रिप्शन पार्ट। 2 इंपॉर्टेंट पैराग्राफ मैंने निकाला है, एंड जस्ट रीड एंड नाउ सी कि वेदर यू कैन अंडरस्टैंड मोर फ्रॉम द सेम लाइन और नॉट, क्योंकि तुमने ये पहले भी पढ़ा होगा, जो लोग भी जिनके पास भी कॉल है। एंड जस्ट ट्राई टू फिगर आउट कि आप इतने सारे लेक्चर सुनने के बाद, ये पूरे 1 घंटे के डिस्कशन के बाद, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड मोर फ्रॉम दिस लाइन और नॉट। तो मैं पढ़ता हूँ, तुम लोग खुद ही बताना। Organizations are affected by constant change, and the ability to adapt, stay relevant, and thrive in uncertain time is the key to determinant of their very existence. Did we not talk about this? हमने किया ना इसके बारे में बात? हाँ सर, in detail. तो इसमें क्या होता है ना कि हम केवल यही पढ़ते हैं ना, मतलब प्रॉब्लम विद रीडिंग कोर्स डिस्क्रिप्शन इज हम केवल यही पढ़ते हैं, तो हमें हमारी आदत है कि इतनी बड़ी चीज को हम पूरे को इज्जत दे ही नहीं सकते। हमको लगता है इसमें भी 20% ऐसा होगा जो हमारे काम का होगा, बट ऐसा है नहीं, बिकॉज वो पूरे 2 साल के प्रोग्राम को श्रिंक करके 200 वर्ड में लिखे हैं। तो ईच वर्ड इज इंपॉर्टेंट। सी, यहाँ से अगर शुरू करोगे तो ये वाला जो छोटे छोटे वो प्रीपोजिशन है इसको छोड़ दो, तो हर वर्ड इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन, अफेक्टेड, कांस्टेंट चेंज, एंड टू एबिलिटी टू अडेप्ट, stay relevant, and thrive under certain times is the key to determinant of their very existence.
This has created a need for a genre of professionals. देखो, see the professional word here. ये आप ही कर पाओगे, आप पढ़ोगे तो. Who are able to create organizations with resilience, है ना, जो मैंने बताया तुम्हें, to enable organizations to better respond and adapt to the industry market changes and technological advancement by deeply impacting both organizational factor and human factor. ठीक है, इन सब पे बात की हमने. हाँ सर. ठीक है, अब नाउ लेट्स गो फॉर द सेकंड पैराग्राफ. ऐसे डिस्क्रिप्शन में और भी कुछ है, बट आई जस्ट टुक टू ऑफ द पैराग्राफ आउट ऑफ एवरीथिंग. So MA ODCL program is developing a new generation of leaders who are able to ride this wave of change and lead organizations. ठीक है, देखो, lead organizations. The program transforms students both personally and professionally. अब ये चीज जो है कि तुमको समझना पड़ेगा कि पर्सनली और प्रोफेशनली क्यों बोल रहा है, बिकॉज आपको अपने अंदर एक पूरी लीडरशिप कैपेबिलिटी डेवलप करनी है. नॉट फॉर जस्ट फॉर यू, यू ऑल्सो वांट टू बी दैट द पर्सन हु कैन जनरेट लीडरशिप इन अदर पर्सन. तो जो आपके 2 साल का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, दैट शुड बी वेरी बिग. नाउ यू विल बी नो लॉन्गर अ स्किल्ड वर्कर देयर. नाउ यू विल बी सपोज टू बी क्रिएट और make people not only skilled